ऑलराइट जी, सो द लास्ट लेक्चर होपफुली आज खत्म हो जाएगा हमारा सिलेबस। और आखिरी चीज क्या है? वी वर डूइंग ग्लोबलाइजेशन, एंड इन ग्लोबलाइजेशन हमने उसके रीजंस वगैरह देख लिए थे, उसके इफेक्ट्स वगैरह देख लिए थे, कॉजेस देख लिए थे। और आज हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो करते हैं शुरू। Here we go। अच्छा जी, ट्रेडिंग ब्लॉक्स नहीं, द मेन हेडिंग इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। डिड वी राइट दैट? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन यार आपने लास्ट हेडिंग तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स लिखवाई थी। गलत लिखवाई थी। एक ही चीज है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से ही आते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने से आती है। ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन is possible by forming trading blocks। CS वाला ब्लॉक है ये। इतनी सी बात लिखनी थी। अब आ जाए ट्रेडिंग ब्लॉक्स के ऊपर। दिस इज व्हेन टू, और नहीं ये वो वाला ब्लॉक नहीं है ना। टू और के नहीं आएगा। दिस इज व्हेन टू और मोर कंट्रीज abolish trading barriers and form a single unit। This, चलिए जूम आउट करते हैं। जूम आउट नहीं, ऊपर कर देते हैं, ये ले। This is possible this is achieved by the following steps slash types of trading block। लें जी, ट्रेडिंग ब्लॉक्स का सबसे पहला है, जो मेरे ख्याल से आपकी बुक में नहीं है लेकिन वैसे होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स। जी, ये लिखना है। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स क्या है? where two or more countries agree to prefer each other, agree to prefer each other in trade। They can have a positive list which can then be transformed into a negative list। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट का क्या चक्कर है भाई? सर थोड़ा जी, सा ऊपर। क्या हो गया भाई? क्यों इतना स्लो पढ़ रहे हैं? स्पीड बढ़ाएं। ये ले, यहां से कहानी शुरू हुई। स्क्रीनशॉट ले लें।
और फिर यहां आ गए प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। और ये नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट का क्या चक्कर है? प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है कि हम आपको प्रेफर करेंगे, बाकियों के मुकाबले में आपको प्रेफर किया जाएगा, आपको थोड़ी बहुत टैरिफ कम किया जाएगा, जब भी लेना होगा पहले आपसे एमओयू होगा, देखा जाएगा आपकी मार्केट्स में क्या है, इफ यू कैन प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, इस तरह की चीजें। इसकी कोई खास हैसियत नहीं है, ये कोई प्रॉपर ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, बस ये एक इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेडिंग ब्लॉक का। ठीक है, समझ आई बात की? पॉजिटिव लिस्ट क्या है कि आपका ये वो गुड्स हैं जिसमें हम आपको प्रेफर करेंगे, और अगर जब गुड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप नेगेटिव लिस्ट पे आ जाते हैं कि ये वो गुड्स हैं जो हम नहीं कर रहे, क्योंकि पॉजिटिव लिस्ट बहुत बड़ी होगी तो आप नेगेटिव लिस्ट फॉलो करते हैं जी। नेक्स्ट नंबर 2, सो दिस इज प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, इसकी कोई हैसियत नहीं है। नंबर 2, फिर आ जाती है अगला स्टेप, क्योंकि देखें प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर जाके क्या बनते हैं, जाके क्या बनते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो वो पहला स्टेप है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एफटीए। एफटीए कब फॉर्म होता है? व्हेन विल अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बी फॉर्म? दिस इज व्हेन टू और मोर कंट्रीज agree to abolish all trade barriers and trade freely amongst each other. Agree to abolish all trade barriers and trade freely amongst, सारा ट्रेड बैरियर खत्म, फ्री ट्रेड होगा। आई बात समझ में? आपने एग्जांपल सुनी होगी, आसियान सुना है कभी? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, गूगल इट अप, आपको मिल जाएगा। तो ये कंट्रीज आपस में कुछ हल्का फुल्का फ्री ट्रेड करते हैं। ट्रंप से पहले क्या हो रहा था? नैफ्टा था, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं था, ज्यादातर चीजों पे अब खत्म हो गया है नैफ्टा। नैफ्टा इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 3 कंट्रीज, मेक्सिको, मेक्सिको, यूएस, और कौन है नॉर्थ अमेरिका में? तीसरा कौन है नॉर्थ अमेरिका में? कनाडा। ये इनका था, इसमें इंडोनेशिया है, शायद लाओस है, आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ, इसको गूगल पे देख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ याद कर लें। दिस इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक और चीज आप बहुत सुनते हैं पाकिस्तान में, इट इज अ फेल्ड अटेम्प्ट फॉर अ एफटीए। पहला स्टेप है एफटीए, फेल्ड अटेम्प्ट क्या है सुनते होंगे आप? सार्क। इसमें कौन कौन है? नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, us, and we were including Afghanistan as well before that. ठीक है, ये बांग्लादेश। So this is South Asian Association for Regional Cooperation, but it is a failed attempt. It never went through. गेम्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं इसकी, देखा ना आपने, मीटिंग हो रही है, सार्क मीटिंग हो रही है, सार्क गेम्स शुरू की थी हमने, लेकिन उसका कोई, इट्स नॉट सक्सेसफुल, नीदर इज नैफ्टा। आई बात समझे? पाकिस्तान हैज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद होम, विद वन कंट्री, उसमें भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिस्ट है छोटी सी, जिसपे हम कोई चीज चार्ज नहीं करते। क्या है? नहीं, चाइना के साथ हम कभी भी नहीं बना सकते। बहुत बड़े कंट्री जिसमें हर चीज में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो वी आर एट अ डिसएडवांटेज ऑफ
doing free trade with countries like China or India because they have too much to give and we have too less to give back to them. जी, एक चीज है जल्दी से बताएं, पाकिस्तान का एक कंट्री के साथ एफटीए है? नहीं। चाय पीते हैं आप वहां की? टर्की की चाय पीते हैं? चाय कहां से आती है? श्रीलंका से आती है। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का हल्का फुल्का बहुत कम चीजों पे एफटीए है, इधर से राइस जाता है, वहां से चाय आती है, और भी हल्की फुल्की चीजें तो हम एक दूसरे के ऊपर, चाय जो आती है वो जीरो टैरिफ पे आती है। आई बात समझ में? तो श्रीलंका एंड पाकिस्तान हैव एन एफटीए। एफटीए के अच्छा एक ही ट्रेडिंग ब्लॉक है दुनिया में अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में जो कि सारी स्टेजेस करके एंड तक गया है, विच इज दैट ईयू, यूरोपियन यूनियन। नहीं, इसमें भी होती है, एफटीए में भी होती है, कुछ चीजें तो हैं, अब हर चीज तो नहीं, ये तो नहीं है कि ड्रग्स भी आएगी फ्री, तो कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी नहीं आ सकते। एफटीए कंप्लीटली मुश्किल होता है ये देखा जा सके जी। नेक्स्ट, एफटीए के फिर बाद आता है क्या? कस्टम्स यूनियन। व्हाट इज अ कस्टम्स यूनियन? Customs union is FTA plus common external tariffs and other trade barriers for non-members. इस बात का क्या मतलब है? When you become a custom union, that means you people, let's suppose we have Pakistan, and let's suppose now this is, ये जरूरी नहीं है, लेकिन let's suppose we have an FTA with whom? श्रीलंका। इंडिया की डिफरेंट चीजों पे, लेट्स सपोज हम एक चीज पे बात करते हैं, पाकिस्तान अभी लगा रहा है, नाउ दीज टू हैव व्हाट? एन एफटीए 17%, बल्कि 20% टैरिफ लग रहा है इंडिया पे। श्रीलंका लगा रहा है 40%। बट व्हेन यू फॉर्म अ कस्टम यूनियन, व्हाट डज दैट मीन? व्हेन डू यू फॉर्म अ कस्टम यूनियन, व्हाट डज दैट मीन? You start acting as one single unit. इसका क्या मतलब है? Same trading policy, same protectionist policy for all non-members. बात समझे? तो अब ये भी abolish हो जाएगा, ये भी abolish हो जाएगा. Whatever the new tariff is, both of them, both of us will have the same tariff for all non-members. बात समझ आई? जो भी है, अब हम 20% या 25% लगाएंगे, लेकिन सबके ऊपर यही लगाएंगे। डू वी गेट इट? ये बात समझ आई है? एनीवन हु डज नॉट गेट दिस? जर्मनी जो आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो अ कस्टम यूनियन एज वेल, तो जर्मनी जो लगा रहा है, इट इज 100% श्योर के फ्रांस भी वही टैरिफ आप पे लगा रहा है, इटली और स्पेन भी वही टैरिफ आप पे लगा रहे हैं। समझ आई? तो दे आर बिकमिंग वन सिंगल यूनिट जी। तो ये वैसे कंपलसरी होता है कि अगर एक मुल्क लगाता है तो दूसरा यस भी यस लगाए? यस यस यस, कंपलसरी हो गया, अदरवाइज इट्स नॉट अ कस्टम यूनियन। एंड कस्टम यूनियन फिर एक ही है दुनिया में, क्या? ईयू, यूरोपियन यूनियन, कि जो जिसने कह दिया सारे मिलके एक ही करेंगे बात। डू वी अंडरस्टैंड दिस? सर इससे फिर अगर अगर सारे एक टैरिफ ना लगाएं तो फिर इससे मार्केट में सर प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती है ना, क्योंकि एक कंट्री में अगर लो एग्जैक्टली, रेट यू आर बिकमिंग अ सिंगल यूनिट ना, तो आप जो भी बात होगी अब सारे एक ही बात करेंगे फॉर नॉन मेंबर्स। ठीक है? तो एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स फॉर नॉन मेंबर्स, एक ही बात है सबके लिए। अच्छा, अब ये कोई स्टेप नहीं है, ये उससे पहले भी हो सकता है। व्हाट इज दैट? कॉमन मार्केट। व्हाट इज अ कॉमन मार्केट?
FTA plus free trade of resources. FTA plus free trade of resources. फाइनेंशियल मोबिलिटी भी आ गई, रिसोर्स मोबिलिटी भी ऐड हो गई है. मतलब लेट्स सपोज आसियान इज एन FTA, दे ट्रेड फ्रीली अमंगस्ट ईच अदर, लेकिन वीजा चाहिए जाने के लिए किसी को. कॉमन मार्केट क्या है? ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली ट्रेड हो रहे हैं, बल्कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज भी फ्रीली आ रहा है और जा रहा है. There are so many people who live in France, they work in Germany, they go to Germany every day, और वापसी पे क्योंकि वो सस्ता भी है तो वहां से ग्रोसरी भी लिए. कोई वीजा नहीं, कोई स्टैंप नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक कदम रखा जर्मनी में, वापस कदम रखा फ्रांस में, फिर शाम को चले गए घूमने फिरने दोबारा जर्मनी बच्चों के साथ. यस सर, जब यूरोपीय यूनियन एक बॉडी है तो फिर ऐसा क्यों है कि जर्मनी सस्ता है और फ्रांस महंगा है? क्योंकि चीजें फिर सेम और भी बहुत सारी चीजें ना, होनी नहीं चाहिए, का कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इकोनॉमीज तो डिफरेंट है और पूरी तरह अडॉप्ट भी नहीं किया. आपने सुना होगा थोड़े अर्से पहले ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट वो क्या था? ब्रिटेन, यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से चला गया क्योंकि उधर बहुत ज्यादा फिर यूरोपियंस आ रहे थे और मुफ्त में आ रहे थे चीजें, वो इंपोर्ट कर रहे थे फ्री में. ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी को नहीं सूट कर रहा था. इसी तरह अभी अगला स्टेप देखेंगे मॉनेटरी यूनियन वाला, तो उन्होंने अभी फुल होल हार्टेडली यूरो को भी अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी अपनी लोकल करेंसीज भी अभी तक चल रही हैं. यूरो एक्सेप्टेबल है लेकिन 100% एक्सेप्टेबल नहीं है. दोनों की कंट्रीज अभी करेंसीज अभी भी चल रही हैं. बात समझ आई? तो वो होल हार्टेडली नहीं चला. नंबर 5, जाहिर बात है अगला स्टेप है ना. FTA नहीं है तो फिर रिसोर्सेज फ्री आ जाएंगे, चीजें भी फ्री आएंगी, उसका कुछ भी नहीं. वो अलग, हाँ बाकी सब आ जाए जी. नंबर 5 क्या है? मॉनेटरी यूनियन. व्हाट इज मॉनेटरी यूनियन? When two or more countries along with having free trade of goods and services and resources, goods, services and resources also have a common currency. Also have a common currency. अगर उनकी करेंसीज भी सेम हो जाए, और इसकी एग्जांपल एक ही है पूरी दुनिया में जो कि है यूरो ऑफ यूरोपियन यूनियन. बात समझ आई? तो आप FTA होंगे, आप कस्टम यूनियन होंगे, तो फिर अगला स्टेप क्या है? आप मॉनेटरी यूनियन होंगे, यू विल हैव द सेम करेंसी. हाँ हाँ, यूरोप के अंदर भी सेम नहीं है और कोई अपनी अपनी भी यूज कर रहा है करेंसी, इसलिए होल हार्टेडली अप्लाई नहीं ना हुआ. नंबर 6 इसके बाद है इकोनॉमिक यूनियन. नाउ व्हाट इज एन इकोनॉमिक यूनियन? This is when two or more countries along with having free trade and common currency also have
कॉमन इंटरनल पॉलिसीज। जी, when you become a monetary union, that means monetary policy और एक्सचेंज रेट पॉलिसी तो वैसे ही एक हो गई। बात समझ आई? When you have a common currency तो मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी तो कॉमन हो गई। पीछे क्या रह गया? फिस्कल पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो फुल इंटीग्रेशन, बिल्कुल एक मुल्क बन गया। समझ आई? इज दिस क्लियर? जो शेंजन वीजा है वो क्या है? पूरे ईयू का आपको वीजा, आप किसी एक का वीजा लेंगे आपको सबका वीजा मिलेगा। ठीक है, अगर आपने यू वांट टू गो टू यूरोप, किसी एक कंट्री ने आपको वीजा दे दिया तो दैट मींस एक दफा उसका ले ले, एंट्री और एग्जिट वहीं से करना पड़ेगा आपको, बाकी आप घूमे फिरे, कोई टेंशन नहीं। ज्यादातर बॉर्डर्स पे कोई चेक नहीं, यूरोप जाए घूमे फिरे या शिकन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो इंटरनल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी मिलनी शुरू हो जाएगी, बाकी पॉलिसीज। नेटो का क्या है? यू गो टू वॉर, वी ऑल गो टू वॉर। वो लदा बात है, अभी स्पेन ने किया ना, स्पेन ने कहा हमने नहीं जाना अमेरिका के साथ। ठीक है, तो हल्का फुल्का होता है। जब उन्होंने अफगानिस्तान में ट्रूप्स इराक में भेजे थे तो जर्मनी वगैरह ने नहीं भेजे थे, कुछ कंट्रीज ने भेज दिए थे। ठीक है, तो वी गेट इट? तो इस तरह के डिफरेंसेस आते रहते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल, द क्लोजेस्ट एग्जांपल एट द इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज यूरोपियन यूनियन। हाँ, बस सर ईयू ब्रिक्स भी इसी तरह बन रहा है। जी। सर ब्रिक्स भी यूरोपीय यूनियन की तरह ही होता जा रहा है, मतलब इनकी पॉलिसीज ऐसी ही नहीं, है। फ्री ट्रेड तो नहीं है ना ब्रिक्स के पास। ब्रिक्स कॉमन करेंसी नहीं करना चाह रहे, ब्रिक्स कॉमन ट्रेडिंग करेंसी करना चाह रहे। देयर इज अ डिफरेंस। वो ट्रेड में कह रहे हैं कि डॉलर के अलावा भी कुछ इस्तेमाल हो, हम अपनी करेंसी बना लेते हैं और ठीक है, लेकिन वो वैसे कॉमन करेंसी नहीं कर रहे, ट्रेडिंग के लिए वो कॉमन करेंसी कर रहे हैं कि हम बजाय इसके कि डॉलर खरीदते रहें और आपको पेमेंट्स करते रहें, एक दूसरे को क्यों ना हम एक कॉमन करेंसी क्रिएट करें। It is not similar to economic integration, yes, but that it is part of economic integration. Emerging economies का वो चक्कर है। Do we get it? तो सर आसान है पाकिस्तान मुश्किल? मेंबर बन सकता है ब्रिक्स का? ब्रिक्स का पाकिस्तान पहले अपनी हरकतें ठीक कर ले तो मेंबर बन सकता है, क्यों नहीं बन सर सकता? वो मैंने सुना था कि अगर एक भी ब्रिक का कंट्री सर पाकिस्तान को ना आने दे तो नहीं हो सकता, और उसमें सर इंडिया हमारे लिए प्रॉब्लम है। हाँ, वो डेफिनेटली, वो तो फिर है ही मसले। ठीक है, तो पाकिस्तान अपनी हरकतें ठीक कर ले तो बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? इस तरह तो बेटा खत्म होता रहेगा, फिर पेपर से एक दिन पहले सिलेबस खत्म होगा, वैसे तो एक ही दिन रह गया हमारा सिलेबस में। हाँ जी, क्या चक्कर है? हेडिंग देते प्यारी सी, और ये अगर शुरू हो गया फिर ये खत्म भी होगा, इस पे लगेगा आधा घंटा जी। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, दिस इज व्हेन, एक सेकंड, क्या लिख रहे हैं आप? पहले ट्रेड क्रिएशन हो जाए, दिस इज ओनली ट्रेड क्रिएशन भाई। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेड क्रिएशन है, डाइवर्जन बाद में होगा। दिस इज व्हेन फॉर्मेशन of trading blocks and economic integration results in increasing efficiency in the world. This is when, due to
formation of trading block output of more efficient firms increases. ये बात को समझना पड़ेगा अब जरा. ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने से अगर एफिशिएंसी ओवरऑल दुनिया में इंक्रीज होती है, इट इज नोन एज ट्रेड क्रिएशन. कैसे, बात को समझते हैं. फर्ज करें एक हम है, वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर हाउ मच, $100. हमारी डोमेस्टिक फर्म्स कितनी बना रही हैं, $100 का एक प्रोडक्ट. And another country, this is Pakistan. Let's suppose India is making that same product, including transportation costs. It is costing us how much? $90. ठीक है. Who is more efficient? India. किससे खरीदना चाहिए, किसको बनाना चाहिए ज्यादा ये प्रोडक्ट? इंडिया. मसला क्या है, आपने लगाया हुआ है टैरिफ 20%. इंडिया अब हम किससे खरीद रहे होंगे ये प्रोडक्ट? इंडिया का अब कितने का पड़ रहा होगा ये प्रोडक्ट? 108 का. ऐसा ही है. सो वी विल नॉट बी बाइंग फ्रॉम इंडिया. डू वी गेट इट? बात समझ आई? नाउ व्हाट हैपेंस, वी फॉर्म एन एफटीए विद इंडिया. वी फॉर्म एन एफटीए विद इंडिया. जब हम इंडिया के साथ एफटीए बनाएंगे तो क्या होगा, टैरिफ हट जाएगा. नाउ हु विल बी, वी विल बी बाइंग फ्रॉम इंडिया की फर्म से खरीदा जाएगा. तो ओवरऑल इस एफटीए बनने से क्या हुआ है, इस एफटीए बनने से क्या हुआ है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी प्रमोट नहीं हुई, एफिशिएंट फर्म्स प्रमोट नहीं हुई इस एफटीए बनने से. जिनको जानबूझ के रोका गया था वो बेहतर नहीं हो गई, उनकी आउटपुट बढ़ नहीं गई. तो दुनिया में ओवरऑल इनएफिशिएंट फर्म्स की आउटपुट गिरेगी और एफिशिएंट फर्म्स की आउटपुट बढ़ेगी. दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रिएशन. एफटीए बनने से जब आपकी एफिशिएंट फर्म्स की आउटपुट बढ़े और इनएफिशिएंट फर्म्स की आउटपुट गिरे. डू वी गेट दिस? आसान है, मुश्किल? टैरिफ का ग्राफ याद है एएस से? याद है या नहीं याद? नहीं याद? क्या कर रहे हैं, आ जाए जी. यहां आ गई प्राइस, यहां आ गई क्वांटिटी, यहां आ गई डिमांड, यहां आ गई डोमेस्टिक सप्लाई. ये एक प्रोडक्ट है जो आप क्या कर रहे हैं, कितने का बना रहे हैं, $100. इंडिया कितने का बना रहा है विद टैरिफ? 108. दिस इज सप्लाई ऑफ इंडिया with tariff before FTA. परफेक्टली इलास्टिक होती थी ना, याद है? अदर कंट्रीज इंटरनेशनल सप्लाई जो थी, सप्लाई वर्ल्ड सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी टैरिफ के. अब क्या होता है, अब अगर हम हटा देते हैं तो इंडिया कितने का बना रहा था, $90 का. तो अब हम इंपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे इंडिया से. दिस इज सप्लाई ऑफ इंडिया without tariff after FTA.
क्या ख्याल है? और अब हम इंडिया से इंपोर्ट किया करेंगे। So this will be, these will be imports और ये domestic production होगी। तो पाकिस्तान की जितनी इनएफिशिएंट फर्म्स हैं वो फारिग हो गई, सिर्फ वही प्रोड्यूस कर रही हैं जो $90 पे बेच रही हैं। तो ओवरऑल व्हाट हैज हैपेंड, एफटीए बनने से एफिशिएंसी बढ़ गई है, ट्रेड क्रिएट हुआ है और सीन ऑन हो गया है। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? डू वी गेट दिस? इज दिस अंडरस्टूड? अब आ जाए ट्रेड डाइवर्जन पे। ट्रेड डाइवर्जन कल सिलेबस खत्म हो जाएगा। यस 10 मिनट सर अभी खत्म करा दें। अभी खत्म हो गया। और बताएं, ये लें फिर हेडिंग दे दें। ऊपर हमने ऐसी ही हेडिंग दे दी है, ऊपर वाली हेडिंग फिर काट दें। किधर गई है? यहां हमने ऐसी हेडिंग दे दी थी। ट्रेड डाइवर्जन क्या है? उसका ऑपोजिट है ट्रेड डाइवर्जन। This is when due to formation of a trading block due to the formation of a trading block trade is diverted from efficient firms to inefficient firms, from efficient firms to inefficient firms। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हैं जी आप पाकिस्तान, ठीक है। यू आर आउट ऑफ द क्वेश्चन। आप एक चीज बना रहे हैं 150 की, तो आप तो वैसे ही बहुत महंगी बना रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप ये मंगवा लें इंडिया से, या आप ये मंगवा लें श्रीलंका से। इंडिया कैन मेक दिस प्रोडक्ट फॉर अगेन $90 and Sri Lanka can make this product for $100. Get it? Who is the most efficient of all? India. So from whom should we be importing? India. हमने इन दोनों पे लगाया हुआ है क्या? टैरिफ। कितना? और इस पे भी हमने टैरिफ लगाया हुआ है कितना? तो आफ्टर टैरिफ इंडिया से कितने का पड़ रहा है हमें? आफ्टर टैरिफ श्रीलंका से कितने का पड़ रहा है हमें? 120। तो अभी भी सबसे सस्ता क्या है? तो कहां से मंगवाना चाहिए? क्योंकि आप दोनों पे टैरिफ लगा के इंडिया से 108 का पड़ रहा है, श्रीलंका से 120 का पड़ रहा है, और हम तो वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन है, हमें 150 का बना रहे हैं। तो वेयर शुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम? एंड सो वी आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। आए फिर वापस आते हैं इस पे। चले बल्कि अभी बात कर लेते हैं। अब होता यह है कि आप क्या बना लेते हैं, यू फॉर्म एफटीए विद whom? You form an FTA with श्रीलंका। आप श्रीलंका के साथ बना लेते हैं एक FTA। समझ आ गई? FTA का क्या मतलब है कि ये टैरिफ आपने हटा दिया। तो अब श्रीलंका से कितने का पड़ रहा है प्रोडक्ट?
100 और इंडिया से कितने का पड़ रहा है? क्योंकि इंडिया के ऊपर तो नहीं ना हटाया, एफटीए आपने बनाया किसके साथ? व्हाट इज द फाइनल आउटकम, व्हाट हैपेंड? अब आप जाहिर बात है श्रीलंका से हमें चीपर पड़ रहा है, श्रीलंका से हमें कितने का पड़ रहा है? $100। इंडिया से कितने का पड़ रहा है? 108। लेकिन हुआ क्या है, ओवरऑल दुनिया में एफिशिएंट फर्म्स डिस्करेज हुई हैं और इनएफिशिएंट फर्म्स इनकरेज हुई हैं। डू वी गेट इट? तो ट्रेडिंग ब्लॉक बनने से, एफटीए बनने से एफिशिएंसी दुनिया के अंदर डिस्करेज हुई है। आई बात समझ में? डू वी गेट दिस? आगे आ जाए। बना लें फिर, ये लिख लें, ग्राफ बनाएं तगड़ा सा। ये आखिरी ग्राफ है, A2 का। ये आ गई क्वांटिटी, ये आ गई डिमांड, ये आ गई सप्लाई, ये लोग आप हैं। आप तो वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन है, आप बना रहे थे कितने का? 150 का। ये आ गया सप्लाई ऑफ श्रीलंका विद टैरिफ बिफोर एफटीए 120। ये आ गया सप्लाई ऑफ इंडिया विद टैरिफ। अब आपने किया क्या? आपने किसके साथ बना लिया एफटीए? इंडिया हमें दे रहा था 108, तो हम कहां से ले रहे थे? इंडिया से खरीद रहे थे डेफिनेटली। मेक सेंस? बट नाउ you signed an FTA with what? With श्रीलंका। तो अब श्रीलंका से ये आ गए आप यहां, दिस इज सप्लाई ऑफ श्रीलंका विदाउट टैरिफ आफ्टर एफटीए। तो एक इनएफिशिएंट फर्म प्रमोट हो गई, जबकि एक एफिशिएंट फर्म डिस्करेज हो गई। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? तो अब यहां से यहां, नहीं सर, तो इंडिया कैसे इसमें एफिशिएंट हुआ अगर श्रीलंका 100 का बेच रहा है? क्योंकि असल में इंडिया कितने का बेच रहा है? कंपैरेटिव एडवांटेज किसको है? सर 90 का कॉस्ट सुना देखे ना, कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट से देखनी है या बेचने की? वो तो आपने टैरिफ लगाया था। अगर आप इंडिया का भी टैरिफ हटा दें तो इंडिया किस पे आएगा? सबसे सस्ता कौन बना रहा है? ये इनिशियल प्राइसेस थी ब्लू में, सर। 100, 150 और 90। इनमें से सबसे सस्ता इंडिया था 90 पे। वो तो हमने लगा दिया इस पे 20% टैरिफ और उस पे भी 20% टैरिफ, तब भी हमें इंडिया ही सस्ता पड़ रहा था। लेकिन फिर आपने इसका टैरिफ हटा दिया, एफटीए बनाया आप इसके साथ, तो सर। वो आपने हटा दिया तो वो सस्ता पड़ रहा इंडिया से। इंडिया के ऊपर अभी भी टैरिफ है, उसके ऊपर नहीं है। सर। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? बैठ जाएं, जरा देखते हैं। नहीं, सिलेबस कैसे खत्म हो गया भाई? मैंने झूठ बोला? अच्छा जी, अब पीछे रह गया क्या?
ये आ गया जी, ग्लोबलाइजेशन का हल्का फुल्का हमने देख लिया, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हमने देख लिया। ये कौन है? ये ईयू है। यही तो मसला है सारा। एक तो यूक्रेन की बड़ा सीन ऑन हो रहा था इन सबके साथ, तो मेन लड़ाई झगड़े यहां से शुरू हुए। नॉर्वे इज नॉट पार्ट ऑफ एंड नाइदर इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे नहीं है भाई, इस ग्राफ में नहीं है। स्विट्जरलैंड नहीं होगा फिर, नॉर्वे एंड नहीं है सर, स्विट्जरलैंड दोनों नहीं है। दोनों नहीं है ना। हाँ चलिए, एनीवेज इधर आ जाए। ये आ गया फुल इकोनॉमिक यूनियन आ गया, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी भी एक हो जाती है, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज भी एक हो जाती हैं। ये आ गई आपकी ट्रेड क्रिएशन, ये आ गई ट्रेड डाइवर्जन। ये तो वाकई खत्म हो गया आपका सिलेबस। लें जनाब। इससे आसान कभी कुछ देखा है आपने? इतना टाइम लगा, कब शुरू हुआ था? अक्टूबर में शुरू हुआ था। बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हमने सर सिलेबस खत्म किया जी। सर पॉवर्टी वाला चैप्टर आपने बुक से दिखाया था, तो हमारा कुछ मिसिंग था, तो आपने कहा था वो याद कराएगा, हम एंड में करेंगे। वो हमने कर लिया था। आई डोंट रिमेम्बर वो क्या था। आई डोंट रिमेम्बर माई सेल्फ, क्या था ऐसा? पॉवर्टी, पॉवर्टी का चैप्टर कौन सा है भाई? सर वो जो पॉवर्टी वाला हमने किया था। लिविंग स्टैंडर्ड वाला? यस। लिविंग स्टैंडर्ड में अब मुझे नहीं पता, अब स्पेसिफिकली आप बताएंगी तो मैं देखूंगा, मुझे कुछ नहीं याद। ले जनाब। सर वो इकोनॉमीज वाला था। सर इमर्जिंग इकोनॉमीज हमारे उसमें है सिलेबस में। हाँ बस पता होना चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमीज क्या है, और उस पर बात होगी। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज लिखा था हमने, यस वी डिड दैट। चलें ओके। भी, तैयारी पकड़ लें, पागल होने की टाइम आ गया। अगले 13th को आपके मॉक है, दोनों प्रॉपर मॉक्स। वी विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम विद केस स्टडीज। और मैक्रो हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि माइक्रो पे हमने पहले बहुत टाइम लगाया वेब प्रैक्टिस पे, और मिड टर्म भी हुआ था, ठीक है। तो हम उल्टा शुरू करेंगे इस दफा। ऑल राइट। सर 13 को पहला मॉक है। कुछ है ऐसा ही, चेक कर लें आप, उधर एडमिन से पूछें।